हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ एंड जो भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी तक कराए हैं इनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई यू देयर। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थॉर्नवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थॉर्नवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को। एंड अगर आप देखोगे जो थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था वो हमारे कूपन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से डिफरेंट था। ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कूपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो जाके आप देख लेना, पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आपको ये थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो थॉर्नवेट का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था एक एडवांस्ड मटीरियोलॉजिकल सिस्टम था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये एडवांस्ड वर्जन है कूपन से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने क्लाइमेट को कैटेगराइज किया था बेस्ड ऑन मॉइस्चर रिक्वायरमेंट। इन्होंने बात की थी कि हम क्लाइमेट को कैटेगराइज करेंगे, किसके आधार पे कैटेगराइज करेंगे, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट की। उस एरिया का क्या मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है, उस एरिया में कैसा मॉइस्चर है, कैसा जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है, उस एरिया के वेजिटेशन का कैसा मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे फोकस नहीं किया गया था। हमने पढ़ा था ना कि जो कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था उसके अंदर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के ऊपर चीज़ों पे फोकस किया गया था एंड फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया गया था। लेकिन इसके अंदर जो है एक न्यू ही चीज़ आपको देखने को मिलती है जो मैंने अंडरलाइन कर ली है कि मॉइस्चर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी यहाँ पे क्लाइमेट को क्लासीफाई किया। तो इसको अगर बात करें डेवलप किसने किया था तो थॉर्नवेट ने 1931 में इसको डेवलप किया इस सिस्टम को, और बाद में उन्होंने जो है इसको रिवाइज भी किया 1948 में। ठीक है, अगर कोर कॉन्सेप्ट की बात करें कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था थॉर्नवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, तो इन्होंने क्या किया, अपना शिफ्ट प्योरली एटमॉस्फेरिक डेटा से शिफ्ट करके इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल अप्रोच की तरफ फोकस किया। ठीक है, पहले जो थे हम एटमॉस्फेरिक बेसिस पे देख रहे थे टेम्परेचर कैसा है एरिया का, प्रेसिपिटेशन कैसी है, और बना दिया क्लाइमेट की इस एरिया में ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाएंगे, ऐसी ऐसी वेजिटेशन पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा अलग किया, हटके इन्होंने एटमॉस्फेरिक डेटा से अपने फोकस को शिफ्ट करके इकोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल अप्रोच की तरफ थोड़ा फोकस किया, क्योंकि ये इसके अंदर बात करेंगे इवेपोरेशन की। ठीक है, तो आगे देखो आप। ठीक है, यहाँ पे अगर की इनोवेशन की बात करें तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता है जिसका नाम है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और ये क्यों लेकर आते हैं, ताकि किसी भी एरिया के मॉइस्चर एफिशिएंसी को मेजर किया जाए कि उस एरिया में कैसा मॉइस्चर है, कितनी एफिशिएंट मॉइस्चर एफिशिएंसी है, उसको मेजर करने के लिए इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इसको इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन था क्या, इसको अगर हम समझें तो देखो आपको इवेपो से समझ में आ रहा है, इवेपोरेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो ना, आप वर्ड को तोड़ लिया करो, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इवेपो से समझ में आया कि इवेपोरेशन की बात हो रही है। बाकी ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, देखो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, वहाँ से जो इवेपोरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट से, तो यानी कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सॉइल से इवेपोरेट कर रहा है एंड जो प्लांट से ट्रांसपायर हो रहा है, ठीक है, वो वाटर किसके अंदर आएगा, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के अंदर। अगर उस एरिया में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अबुडेंटली अवेलेबल वाटर है वहाँ पे, तो कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से इवेपोरेट हुआ है उसको देखेंगे हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो पहले का सिस्टम था जो कूपर ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, देखो जो ओल्डर सिस्टम था जो कूपर ने दिया था उसके अंदर हम सिर्फ एक एरिया की टोटल रेनफॉल पे फोकस कर रहे थे। हम वहाँ पे
बिल्कुल ये चीज़ इग्नोर कर रहे थे कि उस एरिया में कितना इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर की जा रही थी कि हाउ मच वाटर एक्चुअली इवेपोरेट्स, कि उस एरिया में हीट की वजह से कितना इवेपोरेशन हो रहा है। देखो मैंने आपको ना पूरा कल कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने एक भी बार इवेपोरेशन का जिक्र किया था आपके साथ, इवेपोरेशन डिस्कस किया था, नहीं किया था ना। तो यानी कि जो इवेपोरेशन है उसमें बिल्कुल भी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया था, सिर्फ वहाँ पे टोटल रेनफॉल की बात हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें थॉर्नवेट ने अब ये सोल्यूशन कैसे ढूंढा इसका, इन्होंने क्या किया कि पोटेंशियल इवेपोरेशन को एक इंडेक्स माना किसका, थर्मल एफिशिएंसी का। और इन्होंने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर इन्होंने टेम्परेचर डेटा लिया किसका, कि दिन में जो डे लाइट आवर्स हैं उसके अंदर कितना इवेपोरेशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर डेटा विद डे लाइट आवर्स कि कितना जो है उस एरिया में मॉइस्चर जो है उस एरिया में कितना चाहिए, उसको इन्होंने देखा इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि जो थॉर्नवेट का सोल्यूशन क्या था कि इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल इवेपोरेशन को बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो हमारा थर्मल एफिशिएंसी, जहाँ पे भी थर्मल वर्ड आता है ना इसका मतलब रिलेटेड हो जाता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो इन्होंने पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या किया, एक इंडेक्स की तरह लिया थर्मल एफिशिएंसी को, जहाँ पे इन्होंने बात की कि जो टेम्परेचर डेटा है उसको लिया कि दिन में हम देखेंगे कि डे लाइट आवर्स में टेम्परेचर डेटा को लेंगे, हम देखेंगे कि उस एरिया का जो भी पर्टिकुलर एरिया उसके अंदर कितना मॉइस्चर चाहिए, कितना मॉइस्चर जनरली उस एरिया को चाहिए वहाँ की वेजिटेशन के लिए, ठीक है। तो वो थॉर्नवेट ने अपना सोल्यूशन दिया। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारे थॉर्नवेट से इन्होंने सबसे पहला जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था वो अपना 1931 में दिया था एंड फिर उसको रिवाइज किया था 1948 में, ठीक है। तो अब हम पहले वाला पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट अप्रोच थी उसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ें बोली थी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल 1931 का क्लासिफिकेशन था वो दो प्राइमरी इंडाइसिस पे बेस्ड था। पहला तो ये मॉइस्चर के बारे में बात कर रहे थे एंड दूसरा थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन इंडेक्स के अंदर क्या देखा जा रहा था, यहाँ पे देखा जा रहा था कि कितना मॉइस्चर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी कि एक प्लांट को कितना मॉइस्चर चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, और इसको डिवाइड, उसके बाद इन्होंने उस एरिया का जो क्लाइमेट है उसको 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस में डिवाइड कर लिया। अब कौन कौन से 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस, तो जैसे उन्होंने बताया था ना ए ट्रॉपिकल एरिया के लिए, वैसे इन्होंने भी कैटेगराइज कर लिया। देखो A B C D E, बट ए में इन्होंने कौन सी एरिया रखे, रेन फॉरेस्ट यानी कि वेट एरियाज, ठीक है। बी में कौन से एरिया रखे, ह्यूमिड वाले एरियाज, ठीक है। सी में सेमी ह्यूमिड जहाँ पे ग्रासलैंड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। डी में सेमी एरिड एरिया, यहाँ पे स्टीपे वगैरह देखने को मिल जाती हैं आपको। और डी में यानी कि डेजर्ट वाले एरिया, एरिड वाले एरिया जहाँ पे बिल्कुल ड्राइनेस है। तो मॉइस्चर के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे थे, तो वो ऐसे ही देखेंगे कि मॉइस्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उससे कम कहाँ पे है। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या लिया, दूसरा इन्होंने लिया टेम्परेचर इवेपोरेशन। यहाँ पे इन्होंने क्या मेज़र किया, थर्मल एफिशिएंसी यानी कि टेम्परेचर की एफिशिएंसी। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, 6 टेम्परेचर के जोन्स को क्लासीफाई कर दिया। कितने, 6 टेम्परेचर जोन्स, जो कि ट्रॉपिकल ए से लेके फ्रॉस्ट एफ तक इन्होंने इसको कैटेगराइज किया, ठीक है। ट्रॉपिकल वाले को ए से लेके फ्रॉस्ट वाले को एफ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको 1931 के बाद इन्होंने क्या किया, 1948 में फिर से अपना दिया था। तो यही है 1948 का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1948 में थॉर्नवेट ने जो अपना ओल्डर पहले वाला जो चीज़ दी थी उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया, और इन्होंने इस टाइम पे बहुत ही प्रिसाइज एंड मैथमेटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। किसके बेसिस पे, कि वाटर के बैलेंसेस के बेसिस पे, कि किस एरिया में कितना वाटर है, वाटर सरप्लस है या वाटर डेफिसिट है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने ना 4 क्राइटेरिया रखे क्लासिफिकेशन के लिए। पहला था मॉइस्चर एडुकेसी, कि किस एरिया में कितनी मॉइस्चर एडुकेसी, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसको किसके थ्रू देखने वाले थे, वो मॉइस्चर इंडेक्स के थ्रू, जहाँ पे इन्होंने देखा कि उस एरिया का वाटर कितना वाटर सरप्लस है या उस एरिया में कितना वाटर डेफिसिट है अगेंस्ट पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कि कितना उस एरिया में वाटर सरप्लस है। वाटर सरप्लस का मतलब है कि कितना उसमें एक्स्ट्रा वाटर है, एंड वाटर डेफिसिट का मतलब है कि कितनी उसमें पानी की कमी है अगर वहाँ पे पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन मैं आपको पीछे समझा के आ गई हूँ।
उसके बाद इन्होंने दूसरी जो कैटेगरी थी दैट इज थर्मल एफिशिएंसी, और थर्मल एफिशिएंसी यानी कि टेम्परेचर बेसिस पे इन्होंने इसको कैसे मेजर किया, इसको इन्होंने पोटेंशियल इवेपोरेशन की जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग मेजर किया, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर का मतलब था कि उस एरिया के अंदर वो एरिया कितना ज़्यादा ड्राई है या कितना ज़्यादा उस एरिया में वेट सीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। उस एरिया में कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। उस एरिया में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कितना ड्राई या कितना वेट सीजन उस एरिया में है, तो उसको थर्ड नंबर पे इन्होंने देखा, क्लासिफाई किया। एंड फोर्थ नंबर पे बताया कि समर का कंसंट्रेशन यानी कि गर्मियों का कितना कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे समर कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया, जिसके अंदर इन्होंने देखा कि कितनी हीट है समर मंथ्स के दौरान, ठीक है। तो मेजर हाउ मच ईयर्स टोटल हीट, कितनी जो हीट पड़ती है, कितनी जो गर्मी पड़ती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स, इसको इन्होंने इसके अंदर देखा। तो 4 क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जो 4 क्राइटेरिया इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए दिए, आई होप आपको समझ में आ गया। पहला तो उस एरिया का कितना मॉइस्चर है, कितना वहाँ पे वाटर सरप्लस है या कितना ज़्यादा वाटर डेफिसिट एरिया है वो। दूसरा थर्मल एफिशिएंसी, जिसको इन्होंने पोटेंशियल इवेपोरेशन की वैल्यूज़ के थ्रू मेजर किया। थर्ड है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब उस एरिया, वो एरिया कितना ज़्यादा ड्राई है या कितना ज़्यादा वेट एरिया है या कितने ज़्यादा वेट सीजन उस एरिया में आते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जहाँ पे उन्होंने मेज़र किया कि वहाँ की जो समर मंथ है उसमें कितनी टोटल हीट गर्मी पड़ती है, ठीक है, वो इन्होंने वहाँ पे देखा, ठीक है। आई होप आपको 4 क्राइटेरिया समझ में आ गए हैं। देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो ये सिंपल ही है आपके लिए। देखो अगर हम बात करें, ये सिस्टम एक तरीके से लेकर आए थे, ये काफ़ी अच्छा था, हाईली एक्यूरेट था एग्रीकल्चर एंड हाइड्रोलॉजी के लिए, लेकिन फिर भी जो है कोई भी कितना भी सिस्टम अच्छा आ जाए उसमें आपको कुछ लिमिटेशंस तो देखने को मिलते ही हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ इसके फ़ायदे और कुछ इसके नुकसान देखने को मिल जाएंगे। पहले अगर फ़ायदे की बात करें तो साइंटिफिक था, हाईली साइंटिफिक था, ठीक है, तो बहुत अच्छा था। इसके थ्रू हम सॉइल के मॉइस्चर को ट्रैक कर सकते थे, क्रॉप प्लांटिंग को डिस्कस कर सकते थे एंड हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को ट्रैक कर सकते थे, ठीक है। दूसरा डायनेमिक था, इसमें स्टैटिक कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या देख रहे थे कि एक्चुअल वाटर को कितना पानी चाहिए, ठीक है, तो हम देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम कैटेगराइज भी कर रहे थे। तो एक्चुअल वाटर नीड्स क्या है प्लांट्स की, तो इसके थ्रू जो जियोग्राफर्स थे उनको ये बहुत अच्छा लगा कूपन के सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि एक प्लांट को कितना वाटर चाहिए, ठीक है, क्या वाटर नीड्स हैं प्लांट्स की। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये डेटा इंटेंसिव था। डेटा इंटेंसिव का मतलब है कि अगर हमें इसको करना पड़ता ना, हमें काफ़ी डेटा चाहिए था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, डेटा प्रिसाइज चाहिए था, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं था। तो पहला तो इसका डीमेरिट ये था। उसके बाद इसकी मैपिंग करना बहुत ही हार्ड थी, क्योंकि बाउंड्रीज प्योरली क्या थी, मैथमेटिकल थी, ठीक है, तो इसको हम पूरी तरीके से जियोग्राफिकली मैप नहीं कर पा रहे थे। अगर हम कंक्लूड करें तो जो थॉर्नवेट का ये सिस्टम था, ये बहुत आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है और एक कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी का एंड हाइड्रोलॉजी का, ठीक है। इसने क्या किया, जैसे हम पहले जियोग्राफी को पढ़ते थे डिस्क्रिप्टिव वे में, इसने उस फोकस को शिफ्ट करके क्वांटिटेटिव प्रोसेस बेस्ड साइंस की तरफ जो है इसको शिफ्ट किया जियोग्राफी को, ठीक है। आज के टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट हाईली रेलिवेंट है। आज के अगर हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है, डेजर्टिफिकेशन को समझना है या एग्रीकल्चर वाटर ग्रिड्स को समझना है, तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ये हेल्प करता है हमारी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने में। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले तो हमने 1931 का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था हमें थॉर्नवेट ने, वो डिस्कस किया। उसके बाद 1948 में क्या था उसको डिस्कस किया एंड हमने उसके पहले जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, उसको भी हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया। उसके बाद इनके 4 क्राइटेरियाज जो थे उनको भी हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस प्लस एडवांटेजेस भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।